आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता ईरान के ऊपर अमेरिका या इसराइल की तरफ से एटमी हमला किया जाता है या किसी भी और जगह पे अगर न्यूक्लियर अटैक हो, तो वहाँ पे मौजूद लोगों को तो फ़ौरी तौर पर उनको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। और ये वीडियो बनाना मैंने इसलिए भी ज़रूरी समझा कि जंग अब जिस मोड़ पे पहुँच चुकी है, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में इस नागहानी आफत के लिए हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ईरान का इस टाइम पे जो दुश्मन है वही तकरीबन आज से 90 साल पहले ये वाली हरकत करके लाखों लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। यानी जब अमेरिका ने ही 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब गिराए थे, तो वो लोग आज से 90 साल बाद भी तकरीबन उसी एटम बॉम्ब के गिराए जाने के असरात जो हैं वो भुगत रहे हैं। और यहाँ पे एक बात जो ज़्यादा तशवीश वाली है वो ये है कि आज के बॉम्ब आज से 90 साल पहले जापान के ऊपर गिराए जाने वाले बॉम्ब से तकरीबन सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों गुना ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक है। तो इसलिए हमें ज़हनी और इंतज़ामी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी इस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कभी इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़े तो हम लोग अपनी जानों को बचा सकें। तो इस वीडियो में हम लोग एटम बम के गिरने से लेकर पहला जो 1 मिनट होगा, हम लोग उस 1 मिनट को डिस्कस करेंगे। यानी एटम बम के गिरने के फ़ौरन बाद वाला जो 1 मिनट होगा, उसमें किस तरह की चीज़ें वकूफ़ पज़ीर होंगी। तो इस 1 मिनट का सबसे पहला जो स्टेप है वो है डेटोनेशन या ट्रिगर, जो कि वकूफ़ पज़ीर होगा 1 मिली सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक। डेटोनेशन के फ़ौरन बाद उस जगह जहाँ पे एटम बम गिरा होगा, वहाँ पे एक बहुत तेज़ रोशनी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा नमूदार होगा, जो कि कई किलोमीटर तक दिखाई देगा। और वो लोग जो इस अफेक्टेड एरिया के अंदर होंगे वो तो फ़ौरी तौर पर उसी टाइम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उस एरिया के बाहर वाले जो लोग होंगे, अगर उनमें से कोई इस रोशनी को अपनी आंखों से देख लेगा तो उसकी बिनाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो रोशनी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा, इसका दुरानिया तकरीबन 4 से 5 मिनट तक होगा। तो इस 1 मिनट में होने वाली चीज़ों का दूसरा मरहला जो होगा वो ब्लास्ट और उसके बाद एक शॉक वेव का होगा। जिस जगह पे एटम बम गिरता है वहाँ पे फ़ौरी तौर पर एक रोशनी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा निकलने के बाद कुछ सेकंड्स के बाद, यानी तकरीबन 10 सेकंड से लेकर 30 से 40 सेकंड के दौरान एक बहुत बड़ा ज़ोरदार धमाका होगा। और इस धमाके की वजह से बहुत शदीद शॉक वेव और प्रेशर क्रिएट होगा, जो कि कई किलोमीटर तक बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट कि कितनी मिकदार में धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया है। तो ये शॉक वेव जो कि तकरीबन 30 से 40 सेकंड से लेकर 4, 5, 6, 7 मिनट तक भी रह सकती है। और इस शॉक वेव के बाद की जो स्टेज है वहाँ पे एक इमीडिएट फॉल आउट स्टार्ट होगा, और उसकी वजह से इतनी एक शॉक वेव पैदा होगी और इतना प्रेशर क्रिएट होगा कि इस सारे 10 से 12 किलोमीटर के एरिया में जितने भी कंक्रीट स्ट्रक्चर होंगे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक शदीद हीट वेव पैदा होगी, और वो हीट वेव इतनी गर्म होगी कि वो कई सूरजों की गर्मी को भी अगर मिला लिया जाए तो शायद ये उससे भी ज़्यादा होगी। तो इस हीट वेव की वजह से वहाँ पे मौजूद जितने भी इंसान और जानवर होंगे वो इंस्टेंटली एवेपोरेट हो जाएंगे, यानी बुखारात बनकर हवा में शामिल हो जाएंगे। और ये जो अमल होगा ये बहुत सारी वेव्स की शक्ल में होगा, यानी वो जगह जहाँ पे एटम बम गिरा होगा वहाँ से बहुत सारी वेव्स की सूरत में ये सारी चीज़ें क्रिएट होती जाएंगी और बहुत ही तेज़ स्पीड के साथ सारे रेडियस में बहुत दूर तक फैलती चली जाएंगी। इसके बाद इस मिनट का आखिरी जो मरहला होगा, जो कि वकूफ़ पज़ीर होगा 40 सेकंड से लेकर तकरीबन 60 सेकंड्स तक, वो होगा मशरूम क्लाउड्स और रेडियो एक्टिव वेव्स। यानी वो जगह जहाँ पे एटम बम गिरेगा वहाँ से मशरूम की तरह के एक क्लाउड जो हैं वो नमूदार होंगे, जो कि इस न्यूक्लियर अफेक्टेड एरिया के बाहर से भी बहुत दूर से देखे जा सकेंगे। और इस 1 मिनट के पूरा होने के बाद रेडियो एक्टिव जो शुआएँ होंगी वो कई घंटों से लेकर कई दिनों, कई महीनों और कई सालों और उसके बाद कई जनरेशन तक जो हैं वो अपने असरात रखेंगे। अब इस सारी हैपनिंग के बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर खुशकिस्मती से वहाँ पे मौजूद, पहली बात तो ये है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी इंसान होंगे वो फ़ौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर उस एरिया से दूर मौजूद कुछ लोग किसी वजह से फ़ौरी तौर पर बच भी जाते हैं, तो उनको कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिनकी वजह से वो अपनी जान बचा सकते हैं। तो वो लोग जो सेंटर ऑफ अटैक से काफ़ी दूर होंगे और जिन्होंने उस धमाके को सुना होगा या उस रोशनी को देख लिया होगा, उनको वो शॉक वेव रिसीव होने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, यानी तकरीबन 4 से 5 मिनट उनको अपना बचाव करने के लिए मिल सकते हैं। तो जिस भी जगह पे एटम बम गिरता है उसको बुनियादी तौर पर 3 जोन्स में तकसीम किया जाता है। फर्स्ट इज़ हॉट जोन, यानी ये वो एरिया है जहाँ पे एटम बम गिरेगा और वहाँ पे सीवियर डैमेज जो है वो क्रिएट करेगा। और ये एरिया जो है ये तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर मुहित होगा। तो यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग जो डायरेक्ट न्यूक्लियर अटैक के कॉन्टेक्ट में आ गए वो तो फ़ौरी तौर पर एवेपोरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी वजह से वहाँ पे लोग बच जाते हैं या कुछ फासले पे मौजूद होने की वजह से वो फ़ौरी तौर पर अगर वो एक्सपायर नहीं होते, तो उनको जो पहला काम करना है वो ये है कि वो फ़ौरी तौर पर किसी भी अंडरग्राउंड जो पार्किंग या अंडरग्राउंड जो तहखाने घरों के अंदर या बेसमेंट यानी ज़ेरे ज़मीन जो भी चीज़ मौजूद है उधर पहुँचना है। और उधर जाते साथ ही उन्होंने अपने अपने हाथ जो है वो सर के ऊपर रख कर पेट के बल ज़मीन के ऊपर लेट जाना है, ताकि सेंटर ऑफ अटैक से जितनी भी वेव्स आ रही हैं वो उसके असर से अपने आप को बचा सकें।
और हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी है कि सेंटर ऑफ अटैक से निकलने वाली रोशनी को बिल्कुल ना देखें। इसके बाद वाला जो ज़ोन होगा वो बुनियादी तौर पर कहलाएगा इंटरमीडिएट ज़ोन, यानी ये वो वाला एरिया होगा जो कि बुनियादी तौर पर रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन वाला एरिया होगा। तो वो लोग जो किसी भी तरह से इस अटैक के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, उनको फ़ौरी तौर पर ये करना होगा कि किसी भी ज़ेरे ज़मीन जगह पे जाके अपने वो वाले कपड़े जो उन्होंने उस अटैक के दौरान पहने होंगे, जिसके ऊपर कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल मौजूद हो सकता है, वो फ़ौरी तौर पर उन्होंने उतार के किसी प्लास्टिक के बैग में डालकर उसको अच्छी तरह से सील करके बहुत ही दूर उसको वेस्ट करना है। और उसके बाद फ़ौरी तौर पर अपने पूरे जिस्म को क्लीन करना है, ताकि अगर जिस्म के किसी भी हिस्से पे अगर कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल हो तो वो उसका असर ख़त्म हो सके। और इसके साथ एक और अहम चीज़, क्योंकि ये ताबकारी जो शुआएँ हैं ये कई मीलों तक फैली होंगी, तो अगर किसी इंसान को कोई बेसमेंट नहीं मिलती तो उनको ये चाहिए कि घरों के अंदर जो सेंट्रल कमरे होंगे, जो अगर बिल्डिंग्स बच गई हों, तो वहाँ पे ऐसे कमरे जो बिल्कुल दरमियान में मौजूद हों, जिसमें खिड़कियाँ और दरवाज़े बहुत कम हों, उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाकर अपनी खिड़कियों और दरवाज़ों को किसी मोटे कपड़े के साथ या प्लास्टिक के साथ कवर करके उसकी जो साइड्स होंगी उसके ऊपर टेप के साथ उसको लगा के टेप लगा के उसको कवर करना होगा, ताकि किसी भी तरह की कोई भी बाहर से रेडियो एक्टिव जो शुआएँ हैं वो अंदर ना आ सकें। और इसी कमरे के अंदर कम से कम 15 दिन स्टे करना बहुत ही ज़रूरी होगा। और इसके बाद भी अगर बाहर जाना बहुत ही ज़रूरी हो तो उस सूरत में सिर्फ बाहर जाना है। और ये जो कमरे या ज़ेरे ज़मीन जो बंकर्स होंगे, इनके लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पे वाफर मिकदार में पानी का स्टोरेज हो, जो कि प्रेफरेबली शीशे की बोतलों के अंदर होना चाहिए। और उसके अलावा सील्ड पैकेट्स के अंदर खाना मौजूद होना चाहिए, जो कि कई दिनों के लिए काफ़ी होना चाहिए। और इसके अलावा इस कमरे में फ़र्स्ट एड किट और बहुत सारी बुनियादी मेडिसिन्स जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए। और उसके अलावा ये अटैक क्योंकि इतना सीवियर होगा कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं होगा, तो इस कमरे में एक पुराने ज़माने का रेडियो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने की वजह से कोई भी टेलीविज़न, कोई भी मोबाइल या कोई भी इस तरह की डिवाइस जो है वो काम नहीं करेगी। इसके बाद थर्ड और लास्ट ज़ोन है आउटर ज़ोन, जो कि डायरेक्टली इस हमले की ज़द में तो नहीं आएगा, लेकिन ये अपनी नौइयत का एक अलग ही ख़तरनाक एरिया होगा, जो कि अफेक्ट होगा बुनियादी तौर पर रेडियो एक्टिव फॉल आउट से। यानी न्यूक्लियर अटैक होने के बाद इस सारे एरिया में जो कई मीलों तक फैला होगा, इसकी जो हवा होगी ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल से भरी होगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बारिशें और कुछ ऐसे मौसमी तगय्युरात होंगे कि वहाँ पे मौजूद लोग जो हैं वो डायरेक्ट अगर इस रेडियो एक्टिव मटीरियल की ज़द में आते हैं तो उनको स्किन, आँखों और जिगर, फेफड़ों का कैंसर जो है वो फ़ौरी तौर पर लाहक हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि इस एरिया से एवैक्यूएट करना है, क्योंकि इस सारे एरिया में रेडियो एक्टिव डस्ट फैल चुकी होगी और जो भी इंसान डायरेक्ट इस हवा के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा वो लाजमी तौर पर उससे अफेक्ट हो जाएगा। तो ये वो कुछ बुनियादी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आज के चलते हुए दौर में हर इंसान को होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कन्वेंशनल वॉर में भी हर इंसान के पास होना ज़रूरी है, लेकिन इन केस ऑफ न्यूक्लियर अटैक ये इन्फॉर्मेशन और ये इंतज़ाम होना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो की वजह से किसी को बहुत ज़्यादा डर जो है वो महसूस नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कभी भी इस तरह की नौबत जो है वो दोबारा इंसान की ज़िंदगी में ना लेके आए।